अमरिंदर जी की बात पे आता हूं। अमरिंदर जी ने साफ साफ ये कहा कि पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी आज क्या है? राहुल गांधी एक भूतपूर्व एमपी हैं जिनकी सत्ता खत्म की जा चुकी है। तो हमारे आपकी तरह से एक सामान्य नागरिक है, ठीक है, एक पार्टी के वो सदस्य हैं, उसकी कांग्रेस कार्य समिति में भी हैं, पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो अलग बात है। अब रहा सवाल गुलाम नबी आजाद का अवांछित उद्योगपतियों की बात करना, तो वो किनको अवांछित कह रहे हैं अब ये तो वही बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जितनी विदेश यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं का जो सिक्योरिटी स्टेटस है, वो जेट सिक्योरिटी स्टेटस है, उनकी एक एक खबर वहां के दूतावास को रहती है। वो कहां मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारा प्रोग्राम वहां तय होता है और एक चीज का पता लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अमेरिका जाएं और XYZ से मिलें और पता न लगे उन्होंने क्या बात किया। ये भले न पता लगे, लेकिन किनसे मुलाकात की और कितनी देर की मुलाकात की ये तो पता चल जाता है। और ये सारी एजेंसियां, रॉ है, IB है, ये सारी एजेंसियां जो हैं, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है, IB जो इंटरनल देती है, ये सारी चीजें PM को रिपोर्ट करती है और इस तरह की संवेदनशील सूचनाएं देती हैं। तो कैसे इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि राहुल गांधी की एक ट्वीट से खड़बड़ा जाने वाली पार्टी, खड़बड़ा जाने वाले नेता इन मुलाकातों पर चुप रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, राहुल गांधी किन से मिलने जाते हैं, क्या मिलने जाते हैं, उनका निजी मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते, ये उनका निजी मामला नहीं है, वो देश का मामला है। प्रधानमंत्री की जहाज से अगर अडानी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उसी जहाज से स्टेट बैंक की CEO बुलाई जाती हैं, वही लोन की बात होती है, वही ठेके की बात होती है। राफेल में अडानी जाते हैं, ACL को ठेका हटाकर तुरंत अंबानी को ठेका दिया जाता है राफेल में। वहां के बाद में राष्ट्रपति कहते हैं जो तो प्रधानमंत्री का दबाव था, बाद में भले पीछे हट जाए। श्रीलंका में संसद में कहा जाए तो उनका दबाव था। बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि हमें महंगी बिजली बेची जा रही है, और आज जो महंगी बिजली हमें आपको मिल रही है उसका एकमात्र कारण अडानी का इंपोर्टेड कोयला है, जिसकी बाध्यता सरकार ने कर रखी है कि आपको 10% कोयला यूज करना पड़ेगा। अब तय है कि अब अवांछित कौन है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े अवांछित तो वही उद्योगपति हुए जिनकी शेल कंपनियों से पैसा हमारे रक्षा संस्थानों में और जगह पर आके आ चल रहा है। और जिन कंपनियों में इनका पैसा लगा है उन कंपनियों में चीनी मैनेजमेंट झुका हुआ है। विनोद अडानी जो इन अडानी के भाई है, गौतम अडानी के, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, वो मॉरिशस में रहते हैं, कहीं और के नागरिक हैं, जिनकी सारी शेल कंपनियां हैं, 96% पैसा उनका लगा हुआ है, तो सामने नहीं है। और गौतम अडानी कहते कि हमारा उनसे संबंध नहीं है। जब इन रिश्तों पर बात उठाई जाती है कि बात को उसे बहकाया जाता है, इसलिए कि इसका जवाब देने की हैसियत बीजेपी में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री को इन असहज करने वाले सवालों का सामना करना पड़ेगा, और इन सवालों के सामना न करना पड़े, इसलिए बीच बीच में ऐसे शुबूते उठाते रहेंगे। अमरिंदर जी ने बहुत सही कहा कि हफ्ते भर से ज्यादा ये नहीं चलता है। आजाद की बायोग्राफी हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नहीं है, या कोई बहुत बड़ी चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी नहीं है। आधे लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं, वही पोर्शन निकाल के आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक हफ्ते बाद फिर कोई दूसरा मामला आएगा। मेरा ये कहना है कि भाजपा सरकार या बीजेपी न करके सीधे कहिए कि नरेंद्र मोदी जी का अडानी से निजी संबंध है, और इस संबंध को गुजरात के सारे लोग जानते हैं। अभी स्वामी जी ने बहुत सही बात की कि जितने बाहर भागे हैं, जिन्होंने बैंकों का पैसा लूटा या नहीं पैसा चुका पाए, जो बाहर भाग गए हैं, उसमें मैक्सिमम गुजराती हैं। आपको नंदिनी जो कर्नाटक में वहां का मिल्क सप्लाई जो सस्ता मिलता है, आपको अमूल थोपने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप एक राज्य का दूसरे राज्य पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आप बिजनेस है, अमूल पहुंच जाके काम करें, और अगर अमूल को लगता है कि उसका बेहतर है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। लेकिन इस तरह की बात करना, महाराष्ट्र के दो बहुत बड़े उद्योग, एक अनिल अग्रवाल का था चिप बनाने वाला, एक और कोई बहुत बड़ा उद्योग था, जिन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले गुजरात ला के रख दिया, क्यों ला के रख दिया? महाराष्ट्र में तो आपका ही हिस्सा है, वहां भी तो आपकी ही सरकार है, भले आपने ऑपरेशन लोटस से बनाई है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की संकीर्णता भी जाहिर होती है, तंग दिमागी भी जाहिर होती है, तंगदिली तो जाहिर हो ही रही है। तो उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि वो गुजरात के उन उद्योगपतियों को संरक्षण दे रहे हैं जो उनके लिए मौके पर खड़े रहे हैं, जो उनके लिए वो ATM में वक्त को उनको पैसा दे रहे हैं। याद करिए 2013 में जब चुनाव की बात आई थी, तब यही बात कहा गया था कि पैसा कौन लगाएगा,
वाइब्रेंट गुजरात की मीटिंग में इस बात को अनिल अंबानी ने साफ साफ कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी उनके प्रांत के थे, वो देखना चाहें। हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को देखने का अधिकार है कि हम इनको देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि सारा पैसा कहां से आ रहा है? पैसा गुजरात से आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। पीएम केयर से आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। मजाक मजाक में मेरे एक मित्र ने कहा है कहीं 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर से तो नहीं गया है। बात भले मजाक में कह रहे हो, लेकिन जब उसका कोई हिसाब नहीं है सामने तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से तमाम संदेहों के घेरे में है और ये संदेह पब्लिक तक पेनिट्रेट कर रहा है, सामान्य लोगों तक पेनिट्रेट कर रहा है कि जिस अवधि में, जिस समय देश में कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, उस समय अडानी एक से एक एयरपोर्ट और सीपोर्ट खरीदते जा रहे थे। पहले छापा पड़ता है बंबई एयरपोर्ट पे गोयनका के यहाँ, जो उनके यहाँ है मुझे नाम नहीं याद है, जो भी हो, बाद में इनको मिलता है। मतलब सीबीआई और ईडी का प्रयोग सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि पूंजीपति डरे और पीछे हटें। ये बिल्कुल माफिया टाइप कार्रवाई है, जहां ठेका निकलता है। शहरों की मैं बात बता रहा हूं, ठेकों की बात बता रहा हूं, जहां गोरखपुर में रेलवे के ठेकों की बात बता रहा हूं, जहां पर किसी जमाने में हरशंकर तिवारी व वीरेंद्र शाही का ठेका निकलता था, तीसरा आदमी साहस नहीं करता था, इसमें उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनको पहले ही दबा दिया जाता था आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी बहुत ऊपर तक आ गई है, ये बहुत घातक है, लेकिन इसका अंदाजा सबको लग रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर वो अडानी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो जाहिर इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि वो चुप हैं। उन्होंने हर मौके पर चुप्पी रखी है। नोटबंदी के बाद चुप्पी रखी है, जीएसटी के बाद चुप्पी रखी है, कोरोना के बाद चुप्पी रखी है, आर्थिक हालत गिरती चली गई, चुप्पी रखी है, और वो सब चुप्पी निभती चली गई है। लेकिन ये चुप्पी इसलिए नहीं निभ रही है कि इसको गोदी मीडिया, ये चुप्पी इसलिए नहीं निभ रही है कि इसको गोदी मीडिया उठाए न उठाए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है और धड़ल्ले के साथ उठा रहा है, और वो रोज उठा रहा है, और इसका असर स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ रहा है, लोगों पर भी पड़ रहा है। कंपनियों ने ईपीएफओ का पैसा लगा दिया, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो लगा दिया। आज जो लोग रिटायर होंगे आज से 10 साल बाद, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो क्या स्थिति करेंगे? उस समय तो एकजुट भी नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अपने निवेश को, चाहे वो छोटा निवेश बैंक में करें, चाहे एलआईसी में करें, चाहे इंश्योरेंस में करें, चाहे ईपीएफओ में करें, चाहे पीपीएफ में करें, उसके प्रति सजग रहें और आवाज उठाएं। मेरा यही कहना है कि अवांछित इसमें कोई नहीं है, और अगर सच में कोई अवांछित है तो सबसे बड़ा अवांछित व्यापारी इसमें गौतम अडानी है, जिसकी शेल कंपनियों से पैसा, वो पैसा कहां का है? ड्रग मनी है, हवाला का पैसा है, कैसे आ रहा है? काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसी को नहीं पता है। लेकिन वो पैसा विदेशी निवेश होकर हमारे रक्षा क्षेत्र में लगा हुआ है। ये बहुत चिंताजनक बात है। जी।